साथियों, हम पढ़ रहे थे अधिगम की अवधारणा, और अधिगम की अवधारणा में पिछले वीडियो में आपने बहुत सारे बिंदु पर हमने चर्चा की थी कि व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, वो सब के सब है, वो क्या होते हैं, अधिगम में शामिल नहीं होते हैं। केवल क्या होते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी, जिसमें व्यवहार में क्या किया जा सकता है, परिस्थिति के अनुसार परिमार्जन किया जा सके, वही व्यवहार में बदलाव है, वो किस में शामिल होते हैं, अधिगम में शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो व्यवहार में बदलाव है वो कौन कौन से शामिल होते हैं और कौन कौन से शामिल नहीं होते हैं, इन पर हमने चर्चा की थी। अब जो महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इसको आपको ध्यान में रखना है। अधिगम अधिगम नवीन कौशलों ज्ञान व मूल्यों का अर्जन है। अर्जन है। दूसरी बात है, अधिगम सार्वत्रिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया या सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी अधिगम के लिए आपको किसी विशेष स्थान या किसी विशेष जगह की जरूरत नहीं होती है, सब जगह हो सकता है अधिगम। आपको आपको क्या चाहिए, निर्वात को छोड़ करके कहीं पर भी छोड़ दो, आपको कुछ न कुछ अनुभव, कुछ न कुछ ज्ञान और कुछ न कुछ क्रिया करके आप क्या कर लोगे, अधिगम की प्राप्ति कर लोगे। यानी आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा, तुलनात्मक स्थायी परिवर्तन आ ही जाएगा। ठीक है, निरंतर परिमार्जन आता ही रहता है। ठीक है, अब ध्यान देना सा, अधिगम एक प्रक्रिया है जिसका उत्पाद व्यवहार में बदलाव है। यदि अधिगम करते हैं तो व्यवहार में क्या आता है, बदलाव आता है। तो कह सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया व उत्पाद दोनों निहित है। तो अधिगम प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी। उत्पादन में मिलता है ना व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अगली चीज देखते हैं, अधिगम किस तरीके से होता है। वातावरण में क्या होते हैं, तथ्य होते हैं। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां से क्वेश्चंस बनता है। वातावरण में क्या होते हैं, तथ्य होते हैं। तथ्यों का हमें ज्ञान होता है, तब जाकर के हमें उनके बारे में क्या मिलती है, उनसे सूचनाएं प्राप्त होती है, सूचना प्राप्त होती है। तथ्यों के बारे में ज्ञान करेंगे तब हम उनसे सूचनाएं मिलेगी, और सूचना से हमारी क्या बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, और समझ से हमारी बुद्धि बढ़ेगी या प्रज्ञान बढ़ेगा या मानसिक विकास होगा। जैसे मान लिया जाए कोई तथ्य है, जैसे प्रधानमंत्री जी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको केवल गुजरात के बच्चे ही जानते थे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से पहले। ठीक है, तो एक प्रधानमंत्री बनते ही हमारे बीच में एक नरेंद्र मोदी नाम का तथ्य आया। इसको समझना आराम से, उनका हमें क्या हुआ, ज्ञान हुआ। ज्ञान से हमें उनके बारे में सूचनाएं प्राप्त हुई, उन तथ्यों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने लगे।
जिससे हमारी नरेंद्र मोदी जी के प्रति क्या बढ़ने लगी और समझ विकसित होने लगी, और जिससे हमारी बुद्धि का क्या हुआ, विकास हुआ, उस तथ्य के प्रति बुद्धि का विकास हुआ। तो पहले तथ्य किसके रूप में आएंगे, तथ्य ज्ञान के स्रोत होते हैं जो हमें सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, और सूचना से हमारी समझ विकसित होती है, समझ से हमारी बुद्धि है वो क्या होती है, बुद्धि या हमारा प्रज्ञान बढ़ता है, जिसके कारण से हम व्यवहार में बदलाव लाते हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है, जिनकी सूचनाएं नहीं होती है, जिसके बारे में से हमें सूचनाएं उपलब्ध होती है, तब तक हमें उसके बारे में समझ ही नहीं होती है। क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी नहीं थे तब तक ये तीनों चीजें इनके बारे में नहीं थी, नहीं तो नरेंद्र मोदी नामक का कोई तथ्य हमारे सामने था। तथ्य आया, तथ्य क्या थे, ज्ञान के स्रोत होते हैं, उन ज्ञान से हमने क्या प्राप्त की, सूचनाएं प्राप्त की, और सूचनाओं से हमारी नरेंद्र मोदी जी के प्रति समझ बढ़ी, और समझ से हमारी बुद्धि और प्रज्ञान क्या हो गया, बढ़ गया। अगली चीज ध्यान देना, रुचि, ध्यान और अधिगम, इस पर भी ध्यान देना। जब तक हमारी किसी विषय वस्तु या किसी चीज में रुचि नहीं है, तब तक हमारा ध्यान उसकी ओर केंद्रित नहीं होगा, और ध्यान या अवधान केंद्रित नहीं होगा तब तक हम उसका अधिगम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि कोई तथ्य होते हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन हम मान लेते हैं संसार में बहुत सारे तथ्यों का स्रोत है, तो उनके प्रति हमारी रुचि ही नहीं है। हम अब मान लिया जाए मैं क्या जानूं एनाटॉमी बायोलॉजी के बारे में, या मैं क्या जानूं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में बारे में सैकड़ों हजारों लाखों तथ्य पड़े हैं, तो उनका बारे में हमारी रुचि ही नहीं है। अब मान लिया जाए आपकी रुचि कैसे बढ़ती है, रुचि बढ़ाने के 3-4 तरीके होते हैं। रुचि या तो आपको उस चीज की आवश्यकता है, आवश्यकता ही रुचि बढ़ाने का होती है, या आपकी इस चीज के प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति और आवश्यकता से बढ़ती है रुचि। अब मान लिया जाए आपको साइकोलॉजी में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपकी आवश्यकता है, क्योंकि इसका अधिभार है, वो टीचर्स एग्जाम में अधिक रहता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना रुचि के ही क्या करते हैं, आवश्यकता के कारण से इस विषय में बिना किसी इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट नहीं था फिर भी इंटरेस्ट जगा रहे हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो ये होता है रुचि, दो कारणों से विकसित होती है, या तो आपकी क्या होगी, प्रवृत्ति, उसके प्रति झुकाव होगा, उस चीज से आप लगाव करते हो, और या आपकी उस चीज के लिए क्या है, आवश्यकता है, आपकी आपको उस चीज की आवश्यकता है, तब जाकर के आपकी रुचि पैदा होगी। और रुचि में ध्यान देना, रुचि में दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है आकर्षण, आकर्षण महत्वपूर्ण होता है, जो चीज आकर्षित होगी, आकर्षक होगी, उसकी ओर हमारी रुचि जल्द ही लग जाएगी। मान लिया जाए आपकी कक्षा में कहीं ना कहीं झांसी रानी लक्ष्मीबाई का चित्र लगा हुआ है, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, बड़ी ही एक नई हीरोइन का चित्र लगा हुआ है, जिन्होंने क्या पहन रखी है, ऊंची ऊंची चप्पलें पहन रखी है, घुघराले बाल है, होठों पे लिपस्टिक लगा रखी है, तो बच्चों के आकर्षण झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ओर न जाकर के किस ओर जाएगा, उस हीरोइन की तरफ जाएगा, क्योंकि आकर्षकता है। और मान लीजिए झांसी की रानी की तस्वीर को भी आपने क्या कर दिया, किसी युद्ध के मैदान के दृश्य की तरह, एक औजपूर्ण महिला की तरह लगा दिया, तो बच्चे उसकी ओर भी अट्रैक्ट होंगे। यही तो चक्कर है आज की दुनिया में, हमारा महापुरुषों की ओर ध्यान क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि हमने उनके चित्रों में आकर्षण पैदा नहीं कर रखा है। वही पुराने परिचित चित्र बना के उनको चित्रों को, उनके चित्रों को क्या करना चाहिए, आकर्षित बनाना चाहिए, आकर्षक बनाना चाहिए, कुछ विषय वस्तु से परिपूर्ण बनाना चाहिए, तब जाकर के हमारे महापुरुषों के प्रति लगाव पैदा होगा बच्चों में। कहने से, बोलने से महापुरुषों के प्रति लगाव नहीं होगा, उनका अनुकरण नहीं पड़ेंगे, बच्चों को लगातार क्या मिलता रहेगा, महापुरुषों की जीवनियों का सानिध्य मिलता रहेगा, तस्वीरों से लगातार रूबरू होते रहेंगे, तब जाकर के महापुरुषों के प्रति वो क्या होंगे, चिंतित होंगे। वरना वही आजकल वाला बॉलीवुड वाला कलेवर चलता रहेगा, और दुनिया वैसे ही भीड़ भाड़ में चलती रहेगी। ठीक है, तो ये थे अधिगम के बारे में कुछ बातें। अब देखो सा, अधिगम
का स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण, स्थानांतरण या अंतरण कह दूं, या मैं कह दूं हस्तांतरण, एक ही बात है। हस्तांतरण कहूं चाहे स्थानांतरण कहूं या अंतरण कहूं, सीखी गई चीज का हम क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अधिगम अंतरण क्या होता है। एक परिस्थिति दशा या स्थान पर सीखे गए व्यवहार का दूसरी परिस्थिति दशा या स्थान पर उपयोग करना क्या कहलाता है, अधिगम अंतरण कहलाता है। ओके सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मैंने कोई एक दशा, कोई परिस्थिति, कोई स्थान पर एक व्यवहार को सीखा और वैसी ही दशा मिलने पर मैंने क्या कर लिया, उसका उपयोग कर लिया। ठीक है, ध्यान देना, वैसी ही दशा मिलने पर मैंने क्या कर लिया, उसका उपयोग कर लिया, तब तो वो होगा अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, अब ध्यान देना, अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं, तीन तरीके से। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक परिस्थिति या एक दशा में सीखा गया व्यवहार है, वो या तो क्या पहुंचाएगा, दूसरी परिस्थिति में सहायता करेगा, या क्या बनेगा, सहायक बनेगा, या क्या बनेगा, उपयोगी होगा। ठीक है, दूसरी परिस्थिति में या वो क्या हो सकता है, बाधा पहुंचाएगा, या व्यवधान उत्पन्न करेगा, या सीखने में कठिनाई उत्पन्न करेगा। और तीसरा, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में किसी भी तरीके से क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है। तो तीन तरीके से क्या कर सकता है, काम में आ सकता है एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति के लिए। एक तो क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है, या सहायक हो सकता है, या उसमें क्या कर सकता है, मतलब पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन दूसरी परिस्थिति है जिसके अंदर वो क्या हो सकता है, बाधक हो सकता है, व्यवधान पैदा कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो इस तरीके से जो अधिगम का अंतरण होता है वो तीन प्रकार का होता है। अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। सकारात्मक, इसको बोलेंगे धनात्मक, या इसको बोलेंगे हम विधेयात्मक अंतरण। ठीक है, दूसरा अंतरण है वो होगा नकारात्मक, ऋणात्मक, या निषेधात्मक।
यानी अधिगम हस्तांतरणीय होता है, स्थानांतरण किया जा सकता है, अंतरण। और तीसरा होगा शून्य या अप्रभावित या उदासीन अंतरण। अब ध्यान देना यहां पर क्या करना है। यदि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायता करता है, यानी क्या बनता है, सहायक बनता है, ठीक है, तब तो क्या होगा, वो सकारात्मक अंतरण होगा। ठीक है, जैसे साइकिल चलाना सिखा गया बालक मोटरसाइकिल चला लेता है आराम से, तो साइकिल के अंदर का जो भी अधिगम किया था साइकिल चलाने में, वो मोटरसाइकिल चलाने के अंदर क्या है, सहायक है। तो वो तो हो गया सकारात्मक, धनात्मक या विधेयात्मक अंतरण हो गया, पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट, पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट ऑफ लर्निंग हो गया। तो यहां पर क्या शब्द आएंगे, सहायता, सहायता, सहायक, सहायता, सहायक या सहारा देगा, सहारा देना शब्द आएगा। यदि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान में सहायता पहुंचाता है या सहायक होता है या सहारा देता है, तब तो होगा सकारात्मक अंतरण, या इसको बोलेंगे धनात्मक अंतरण, या इसको बोलेंगे विधायात्मक अंतरण। ठीक है, अब नकारात्मक अंतरण। अब एक परिस्थिति का ज्ञान क्या कर सकता है, दूसरी परिस्थिति में बाधा भी बन सकता है। जैसे मान लिया जाए हम भारत में किसी ने ड्राइवरी सीख रखी है, भारत में जो ड्राइवर साइड होती है वो क्या होती है, दाई साइड होती है, जबकि वहां पर क्या होती है, गल्फ कंट्रीज के अंदर, विदेशी कंट्रीज के अंदर क्या होती है, जो अधिकतर देशों में है वो ड्राइवर की जो सीट होती है वो किस ओर होती है, बाईं ओर होती है। तो इस तरीके से एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान यदि भारतीय ड्राइवर कोई गल्फ कंट्री में जाकर के ट्रोला या ट्रैक्टर, ट्रोला या ट्रक चलाता है, तो उसको क्या होगी, वो सीखा गया ज्ञान है, वो क्या करेगा, बाधा पहुंचाएगा। बाधा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, या उसमें बाधक बनता है या क्या बनता है, रुकावट पैदा करता है। बाधा, बाधा, रुकावट, बाधा या रुकावट, या क्या करता है, विघन पैदा करता है। ठीक है, बाधा, रुकावट या विघन पैदा करता है, तब वो कौन सा अंतरण होगा, नकारात्मक अंतरण होगा। ध्यान देना, क्या शब्द आएंगे, बाधा पहुंचाता है, रुकावट पैदा करता है या विघन पैदा करता है। ठीक है, या निसहायता, क्या शब्द आ सकता है, निसहायक, निसहायता करता है। ठीक है, अब यदि एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, जैसे मान लिया जाए मैं कहूं, तो ध्यान देना एक परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें क्या करता है, जैसे मान लिया जाए गणित का ज्ञान भाषा अधिगम में किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है या किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा, तो वो होता है शून्य अंतरण। तो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है, किसी भी प्रकार से प्रभावित न करे, तो वो कौन सा अंतरण होगा, शून्य अंतरण होगा। कौन सा अंतरण होगा, शून्य अंतरण होगा। अब ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति की दशाएं समान हो, परिस्थितियां समान हो या स्थान समान हो, तो अधिगम का क्या होता है, सकारात्मक अंतरण होता है। यदि पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति की दशाएं, स्थान और परिस्थितियां क्या हो, भिन्न भिन्न हो, बिल्कुल क्या हो, विलोम हो या उल्टी हो, जैसे कहा था ने कि दाईं ओर बाईं ओर वाला, तो बिल्कुल दशाएं क्या है, दशाएं क्या है, समान, तो कौन सा अंतरण, सकारात्मक। दशाएं क्या है, भिन्न भिन्न, तो क्या है,
नकारात्मक अंतरण, बिल्कुल विलोम हो, बिल्कुल उल्टी हो, और अधिगम की दशाओं में कोई भी प्रकार का मेल नहीं हो और बिल्कुल उल्टी भी नहीं हो, तब जाकर के क्या होता है, शून्य अंतरण होता है। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक समृद्ध और संवर्धनकारी सामग्री लेकर के प्रस्तुत हो सकें। सुप्रभात, धन्यवाद।